स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए MSN यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्राइब किए हुए क्वेश्चन और उनके आंसर को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। जैसा कि मालूम है कि पिछले वीडियो से ही हम लोग कैंसर से संबंधित क्वेश्चन को देख रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग बढ़ेंगे कीमोथेरेपी की तरफ। ठीक, बहुत ज़्यादा उपयोगी है जो भी जीएनएम के छात्र हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है जो एक उपचार की विधि है कीमोथेरेपी कैंसर का, उसी को। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेडिएशन थेरेपी को देखा था, आज हम लोग देखेंगे कीमोथेरेपी को। तो ये भी जो होता है वो कैंसर का एक उपचार है जिसमें विशेष रासायनिक दवा का हम लोग उपयोग कर और कैंसर का उपचार करते हैं। इसमें जो रासायनिक दवाएं हम लोग देते हैं वो कैंसर की कोशिकाओं की वृद्धि को कम या उन्हें नष्ट करती है, जिसके कारण कैंसर या तो कम होता है या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है, कीमोथेरेपी जो होती है वो विशेष रासायनिक दवा से उपचार होने वाला एक कैंसर का उपचार है जिसमें रासायनिक दवा का उपयोग करके और कैंसर की कोशिकाएं या उनके ऊतकों को नष्ट या कम किया जाता है। इनमें जो दवाएं होती हैं, पहला होता है एल्कलाइटिंग एजेंट, जिसे क्षारक दवाई बोलते हैं, जिसमें ये जो दवाएं होती हैं वो डीएनए को क्षारीकरण कर देती हैं। जो भी कोशिका होती है कैंसर वाली, उनका डीएनए को ही क्षारीकीकरण कर देती है, यानी उसको तोड़ देती हैं, जिससे ये कोशिकाएं विभाजन का प्रयास करती हैं और डीएनए टूट जाती हैं एवं कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, ऐसी जो एजेंट होते हैं वो कोशिकाओं के डीएनए को ही क्षारीकरण कर देती है, जिससे वो टूट जाती है और कोशिकाएं जो होती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण जो कैंसर के कारक हैं वो भी नष्ट होने शुरू होते हैं। ये जो दवा होती हैं जिसे हम लोग एल्कलाइटिंग एजेंट बोलते हैं, उसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड, मैकेलोडोथामाइन, साइक्लोफोसेमाइड, क्लोरामुसिल, बुसल्फान, नाइट्रोसोयूरियस, कार्मुस्टिन, लोमास्टाइन, सेमेस्टाइन इत्यादि दवाएं इसमें दिया जाता है, जो कि डीएनए को तोड़ने का कार्य करती हैं कैंसर के कोशिकाओं के, जिससे कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। साथ ही टेट्राजाइंस, डकाराबाइजाइन, मिटोजोलामाइड, टीमोजोलामाइड, एजिरडिन्स, थायोटेम्पा, माइटोमाइसिन, डायाजिक्विन, ये भी दवाएं क्षारकीय जो एजेंट होते हैं उसमें प्रयोग में लाया जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे उपापचयी रोधी दवाएं, जिसे हम लोग एंटी मेटाबॉलिक एजेंट के नाम से जानते हैं, जो कि आरएनए और डीएनए के संश्लेषण या निर्माण को ही बाधित करते हैं या उनको रोक देते हैं। ठीक है, जिससे कोशिकाएं मर जाती हैं। अगर उनमें मेटाबॉलिक क्रियाएं नहीं होंगी कोशिकाएं में तो वो मर जाएंगी। ठीक है, तो ये जो होती हैं उपापचयी रोधी दवाएं जो होती हैं, यानी एंटी मेटाबॉलिक जो एजेंट होते हैं, वो आरएनए तथा डीएनए के संश्लेषण या निर्माण को ही बाधित कर देती हैं, जिससे जो भी कोशिकाएं हैं उनको ना तो ऊर्जा मिल पाती है और ना ही वो विकास कर पाते हैं, जिसके कारण वो मृत हो जाती हैं और इस कारण भी कैंसर रुकते हैं। जिसमें होता है फ्लूरोपिरिमिड, फ्लूरोयूरेसिल, कैपिसिटाबाइन, डिऑक्सीन्यूक्लियोसाइड, साइट्राबाइन, विडाजा, निलाराबाइन, पेंटोस्टेटिन। ठीक है, ये जो दवा होती हैं वो होती हैं उपापचयी रोधी विरोधी दवा। ठीक है, जिसमें फ्लूरोपिरिमिडिन, फ्लूरोयूरेसिल, कैपिसिटाबाइन, डिऑक्सीन्यूक्लियोसाइड्स, साइट्राबाइन, विडाजा, निलाराबाइन, पेंटोस्टेटिन, ये सब जो दवा होती है वो होती है एंटी मेटाबॉलिक एजेंट, जो आरएनए तथा डीएनए के संश्लेषण या निर्माण को ही रोक देती हैं, जिससे मेटाबॉलिक क्रियाएं जो होती हैं वो रुक जाती हैं और कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। तीसरा जो होता है वो है सूक्ष्म नलिका रोधी दवाएं, जिसे हम लोग एंटी माइक्रोट्यूबल ड्रग्स बोलते हैं। ये जो दवा होती हैं वो कोशिका विभाजन के समय सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं वो केंद्रक में जाने का कार्य करती हैं और वहाँ पे उनको तोड़ने का या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होने देने का कार्य करती हैं, जिसके कारण कैंसर जो होती है वो वहीं पे रुक जाती है। ये जो दवा होती है उसमें विनिक्रिस्टिन, विबिलास्टिन, पोडोफाइलोटॉक्सिन दवा शामिल होती हैं। ठीक है, सूक्ष्म नलिका रोधी जो दवा होती हैं वो दवा जो कोशिका के केंद्रक होते हैं वहाँ पे जाके और उनको वृद्धि को रोकती हैं तथा कोशिका विभाजन को भी रोक देती हैं, जिसके कारण कैंसर जो होते हैं वो रुक जाते हैं। इनमें प्रमुख जो दवा होती हैं वो होती हैं विनक्रिस्टिन, विब्लास्टिन, पोडोफाइलोटॉक्सिन। ठीक है, ये जो दवा होती है वो एंटी माइक्रोट्यूबियल ड्रग्स के काम करती हैं। साथ ही
कोशिका विनाशक जो जैव प्रतिरोधी दवा होती है वो चौथा होता है, जिसे हम लोग साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं, जिसमें डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, इप्रोबिसिन, इडारूबिसिन और माइटोमाइसिन दवा शामिल होती है। ठीक है, जो साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक होती हैं जो कि विभिन्न क्रियाओं द्वारा कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं, ठीक है, वो होती हैं डॉक्सीरूबिसिन, डोनोरूबिसिन, इपिरोबिसिन, इड्रारूबिसिन और माइटोमाइसिन। ठीक है, ये जो दवा आती है वो कोशिका को ही नष्ट करने का कार्य करती है या कोशिका की क्रियाओं को नष्ट कर देती हैं, जिसके कारण इनका वृद्धि जो होता है वो रुक जाता है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक चिकित्सा के प्रभाव यानी कीमोथेरेपी के क्या क्या प्रभाव हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेडिएशन थेरेपी के संबंधित सभी चीज़ों को देखा था। आज उसी कड़ी में हम लोग कीमोथेरेपी के जो दुष्प्रभाव हैं उनको देखेंगे, जिसमें पहला होता है दुष्प्रभाव, वो होता है पहला होता है प्लेटलेट्स की संख्या में कमी। जो बोन मेरो होता है वो सुप्रेशन के कारण प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आता है। दूसरा होता है असमान रक्तस्राव, ठीक है, इसमें एबनॉर्मल तरीके से ब्लीडिंग होता है। तीसरा होता है बाल झड़ता है, साथ ही जी घबराता, उल्टी होता है, मुंह में छाला वगैरह पड़ता है, दस्त होता है। ठीक है, तो ये होता है कीमोथेरेपी के जो भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं उसके दुष्प्रभाव, जिसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है, असमान रक्तस्राव आते हैं, बाल झड़ता है, जी घबराता है, उल्टी होता है, मुंह में छाले और दस्त वगैरह आते हैं। अगला है नर्सिंग प्रबंधन। ठीक है, जो कीमोथेरेपी दिया जाता है उसमें हम लोग क्या क्या नर्सिंग प्रबंधन करते हैं। पहला होता है कीमोथेरेपी की सांद्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ना तो इसे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और ना ही इसे डाइल्यूट करना चाहिए। ठीक है, कीमोथेरेपी की सांद्रता का बहुत मायने रखता है, ना ही इसे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं और ना ही इसे हम लोग डाइल्यूट करते हैं। दूसरा होता है कीमोथेरेपी से पूर्व मेडिसिन दी जानी चाहिए, जैसे एंटीएमेटिक, एंटीपायरेटिक। ठीक है, जब भी कीमोथेरेपी चढ़ाया जाता है या दिया जाता है उससे पहले हम लोग एंटीएमेटिक और एंटीपायरेटिक जैसी दवाओं का सेवन करवा देते हैं पेशेंट को। साथ ही कीमोथेरेपी सदैव नियत समय पर ही दी जानी चाहिए। यदि अन्य इन्फ्यूजन चल रहे हैं तो कीमोथेरेपी की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, यानी किसी दूसरे इन्फ्यूजन के बदले हम लोग कीमोथेरेपी को ज़्यादा महत्व देते हैं, और अगर कोई इन्फ्यूजन चल रहा है तो उसमें हम लोग कीमोथेरेपी को ही प्राथमिकता देते हैं पहले देने का। साथ ही इसे निर्धारित समय पर ही देना चाहिए। कीमोथेरेपी से भेन नष्ट होने लगते हैं, अतः आईवी कैनुला लगाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जब कीमोथेरेपी किसी पेशेंट को चलता है तो उसमें जो होता है वो भेन भी नष्ट होने शुरू होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आईवी कैनुला लगाते समय हमेशा भेन का देख रेख करना चाहिए। साथ ही कीमोथेरेपी तैयार करते समय जो नर्स होती हैं उसको एसेप्टिक टेक्निक का जो होता है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, तथा ग्लव तथा गाउन भी पहन कर रहना चाहिए। जब भी कीमोथेरेपी चले तो उस समय जो एसेप्टिक टेक्निक होता है उसका ध्यान रख के और ग्लव्स तथा गाउन पहन के ही कीमोथेरेपी को स्टार्ट करना चाहिए या फिर कीमोथेरेपी देना चाहिए। साथ ही इसके दौरान प्रिस्क्राइब स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं, जैसे वाइसोलन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोल। ये सब जो दवा होती हैं वो स्टेरॉइड दवा होती हैं, जिसको हम लोग प्रिस्क्राइबेड तरीके से यानी डॉक्टर के सजेशन के अनुसार ही कीमोथेरेपी के दौरान दिया जाता है। साथ ही रोगी के WBC एवं प्लेटलेट काउंट को भी हम लोग नियमित रूप से चेक करते हैं और आवश्यकता अनुसार ब्लड तथा प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। ठीक, जब जरूरत रहे तब ब्लड और प्लेटलेट्स का भी उसमें ट्रांसमिशन किया जाता है उस पेशेंट को। ठीक है, और इसका नियमित तरीके से देख रेख करना चाहिए या चेकअप करना चाहिए। साथ ही कीमोथेरेपी के दौरान किसी प्रकार की रिएक्शन होने पर तुरंत इसका इन्फ्यूजन बंद करना चाहिए तथा डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। ठीक है, कीमोथेरेपी के दौरान विशेष सावधानी रखा जाता है। अगर किसी भी प्रकार का रिएक्शन हो रहा है तो उस समय डॉक्टर को सूचित करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से और कीमोथेरेपी के इन्फ्यूजन को तुरंत रोक देना चाहिए। साथ ही कीमोथेरेपी में डोज पूरी होने पर आईवी कैनुला को नॉर्मल सलाइन से फ्लश करना चाहिए एवं फिर से बंद कर देना चाहिए। ठीक है, कीमोथेरेपी का अगर डोज पूरा हो गया है तो आईवी कैनुला जो लगा होता है उसके नॉर्मल सलाइन से फ्लश करके और फिर बंद करना चाहिए। अगला है रक्त कैंसर। ठीक है, जिसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो जो ब्लड कैंसर होता है वो रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं में अनियंत्रित तथा तीव्र कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जो अपरिपक्व श्वेत रक्ताणु एक जगह इकट्ठा होते हैं उसी को हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। ये जो होते हैं वह शरीर में रक्त अस्थिमज्जा या लसिका तंत्र में उपस्थित हो जाते हैं। यानी WBC का जो अनियंत्रित तरीके से टूट के और गुच्छा बनाना होता है, ठीक है, या अपरिपक्व स्थिति में जो ट्यूमर बनाता है उसी को हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। ये जो होते हैं वो रक्त अस्थिमज्जा एवं लसिका तंत्र में एक जगह इकट्ठा होकर और कैंसर में बदल जाते हैं। देखेंगे रक्त कैंसर के प्रकार यानी टाइप ऑफ ल्यूकेमिया। ठीक है, ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। एक बात तो ब्लड कैंसर जो होता है वो टोटल 5 प्रकार का होता है, जिसमें होता है पहला एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया यानी ALL,
इसमें लिम्फोसाइट में कैंसर हो जाता है। दूसरा होता है एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी AML, इसमें रोगी की ग्रेनुलोसाइट WBC में कैंसर हो जाता है। ठीक है। तीसरा होता है एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया जिसे AML के नाम से जानते हैं, इसमें मोनोसाइट सेल में कैंसर हो जाता है। चौथा होता है एक्यूट माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया जिसे AMML के नाम से जानते हैं, इसमें ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट दोनों में कैंसर हो जाता है। पांचवा होता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जिसे CLL के नाम से जानते हैं, इसमें भी रोगी के ग्रेनुलोसाइट एवं क्रोनिक कैंसर की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है। तो जो ब्लड कैंसर होता है वो टोटल 5 प्रकार का होता है। पहला एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, लिम्फोसाइट में कैंसर होता है। दूसरा होता है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ग्रेनुलोसाइट में कैंसर हो जाता है। एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसमें मोनोसाइट में कैंसर हो जाता है। एक्यूट माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट दोनों में कैंसर हो जाता है। और पांचवा जो होता है वो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया CLL, इसमें ग्रेनुलोसाइट में क्रोनिक कैंसर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कारण को। ठीक है, जो ब्लड कैंसर के कारण होते हैं उसका कारण को। तो ब्लड कैंसर का जो एकल वास्तविक कारण है वो अभी तक पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कारण जो है वो हमने इसमें नोट किया हुआ है। पहला जो है वो होता है रेडिएशन के संपर्क में आने से। ठीक है। दूसरा गंभीर वायरल संक्रमण से। तीसरा अनुवांशिक विकार। चौथा स्वतः प्रतिरक्षी विकार, यानी अगर हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर आ जाए तो उस स्थिति में, अगर बार बार संक्रमण हो रहा है तो उस स्थिति में कुछ विशेष दवा का लंबा उपयोग करने से भी, साथ ही केमिकल वेपन्स का उपयोग करने से भी ब्लड कैंसर उत्पन्न होता है। तो कुछ कारण जो हमने दिखाया है, पहला रेडिएशन के संपर्क में आने से, वायरल इन्फेक्शन के संपर्क में आने से, साथ ही जेनेटिक डिसऑर्डर हो तब, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो तब, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है उस समय, कुछ सर्टेन दवाओं का उपयोग करने से और कुछ केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल करने से ब्लड कैंसर उत्पन्न होता है, या ये बोलें कि कैंसर ही उत्पन्न होता है। अगला है ब्लड कैंसर के लक्षण। तो इसमें जो होता है तेज बुखार आता है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, साथ ही ब्लड जो होता है वो एबनॉर्मल तरीके से बहता है यानी रक्तस्राव होता है, साथ ही एपिस्टेटिक्स होता है यानी नाक से खून आता है, साथ ही प्रोलॉन्ग मेंस होते हैं यानी लंबा मासिक रक्तस्राव आता है, साथ ही जो ह्यूमन सिस्टम होता है वो भी गड़बड़ा जाता है और प्रतिरक्षा जो क्षमता होता है वो भी कम आने लगता है, साथ ही रिकरेंट फीवर आते हैं यानी बार बार तेज बुखार आते रहता है, फैटिग होता है यानी थकान होता है, भूख नहीं लगता है जिसे एनोरेक्सिया बोलते हैं, एनीमिया होता है यानी रक्त अल्पता होता है, साथ ही सांस लेने में भी कठिनाइयाँ होने लगती है, और टैकीकार्डिया होता है यानी नाड़ी दौड़ जो होता है वो भी तेज हो जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ लक्षण जिसमें सडन हाई फीवर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, एपिस्टेटिक्स, प्रोलॉन्ग मेंस, ह्यूमन सुपरसन, रिकरेंट फीवर, फैटिग, एनोरेक्सिया, एनीमा, सांस लेने में समस्या और टैकीकार्डिया जो होती है वो मेन इसका ब्लड कैंसर का लक्षण होता है। हम लोग देखेंगे इसके निदान को। ठीक है, यानी ब्लड कैंसर के क्या हम लोग डायग्नोसिस करते हैं उसको। तो पहला फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं, यानी बाहरी जो हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसको देखते हैं। दूसरा होता है इसमें जो भी लक्षण है उसकी उपस्थिति का जांच करते हैं, साथ ही बोन मैरो का एस्पायरेशन करते हैं यानी अस्थि मज्जा का जांच करते हैं, और इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की स्थिति में या परिपक्व WBC की संख्या जिसे न्यूट्रोपिनिया बोलते हैं या लंबर पंचर इसमें करते हैं, यानी ब्लड टेस्ट इसमें किया जाता है जिसमें हम लोग प्लेटलेट्स की संख्या, परिपक्व WBC की संख्या और लंबर पंचर वगैरह करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके प्रबंधन यानी मैनेजमेंट को। तो पहला होता है वास्तविक प्रबंधन। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला जो होता है उपचार करते हैं, जिसमें 2 प्रकार का उपचार किया जाता है, पहला कीमोथेरेपी द्वारा और दूसरा जो होता है रेडिएशन थेरेपी द्वारा। अगर आपने रेडिएशन थेरेपी को मिस किया है तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ही ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है या इसको खत्म कर दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके और उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो जो रक्त कैंसर है उसको 2 तरह के उपचार किया जाता है, पहला कीमोथेरेपी द्वारा जिसमें कुछ विशेष दवाओं का उपयोग करके और उस कोशिकाओं का या उस ऊतक का जो कि कैंसर फैलाने वाले होते हैं उसको रोका या फिर मार दिया जाता है या उसको नष्ट किया जाता है, जैसे मेथोट्रेक्सेट, विनक्रिस्टिन, साइट्राबाइन, टियोगियानाइन, डोनोरुबिसिन, ये जो दवा होती है वो कीमोथेरेपी में उपयोग में लाई जाती हैं। और जो रेडिएशन थेरेपी होता है उसमें रेडियोथेरेपी के द्वारा कोबाल्ट 60 इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें
रेडिएशन देके और उस कोशिका को या उस ऊतक को जो कैंसर फैलाने वाले होते हैं या फिर कैंसर के कारक होते हैं उसको किल किया जाता है। साथ ही बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये जो है वो बहुत नवीनतम विकसित को उपचार है, ठीक है, यानी अभी अभी हाल में ही उपचार में लाया जाने वाला ये एक विधि होता है या विधि है, ठीक है, जिसमें हम लोग कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का अगर लाभ नहीं मिलता है तो उस समय बोन मैरो का ही ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें रोगी में समान बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जाती है, जिसमें सामान्य डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो और कैंसर जो होते हैं वो समाप्त होते हैं, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी होता है अगर ठीक तरह से शरीर में ना बन पाए या बोन मैरो जो है वो सामान्य डब्ल्यूबीसी का नहीं बना पाता है, कैंसर वाले को ही बना पाता है, ठीक है, यह कैंसर जो कारक होते हैं वो डब्ल्यूबीसी को मार देते हैं या हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म करते हैं, तो उस स्थिति में बोन मैरो का हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं जब कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी कारगर ना हो तब, ठीक है, जिसमें जब बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तब उस स्थिति में बोन मैरो जो होता है वो नए डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है जो सामान्य होती हैं, जिसके कारण जो कैंसर उत्पादित करने वाले कोशिका या ऊतक होते हैं उसको ये किल करता है, मारता है। ये जो होती है वो सबसे नवीनतम विकसित उपचार है। इसमें रोगी के शरीर में अपरिवर्तित स्टीम सेल ट्रांसप्लांट की जाती है, अतः इन सामान्य डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि बोन मैरो जो ट्रांसप्लांटेशन है वो सबसे आधुनिक विकसित उपचार है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे शरीर में और बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसके लाक्षणिक प्रबंधन को, ठीक है। अभी हम लोगों ने उपचार को देखा था, अब हम लोग देखेंगे जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है उसको। तो पहला होता है कैंसर में इमेच्योर डब्ल्यूबीसी निर्माण होने से प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है एवं गंभीर संक्रमण की संभावना होती है, इसलिए रोगी को एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है। चूंकि कैंसर के जो कोशिका होती हैं या ऊतक होते हैं वो इमेच्योर रहते हैं और उसके कारण हमारे इम्यून सिस्टम को ही ये बिगाड़ के रख देती हैं, इसी कारण बहुत सारे गंभीर संक्रमण की भी संभावना पैदा हो जाती है, इसीलिए हम लोग एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल ड्रग्स दिए जाते हैं। साथ ही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कारण एबनॉर्मल तथा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है, ठीक है, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से हमारे जो भी रोगी होते हैं उसके शरीर से लगातार ब्लड जो होता है वो अनियंत्रित तरीके से निकलते रहता है। इसके बचाव के लिए हम लोग पीआरपी ट्रांसफ्यूजन करते हैं, यानी प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। साथ ही रोगी को एंटी ह्यूमरेजिक दवा भी दिया जाता है, जैसे हेक्सामिक एसिड, मेडानिमिक एसिड, ये सब जो दवा होती है वो एंटी ह्यूमरेजिक दवा का कार्य करती हैं, ठीक है। चौथा है रोगी को एनीमिया से बचाने के लिए आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं, ठीक है, तथा आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजिक भी किया जाता है या ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है, ठीक है। अगर एनीमिया की स्थिति हो रही है तो उसमें आयरन का जो सप्लीमेंट है उसको भी दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर यानी नीड ज़्यादा होने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। साथ ही नियमित रूप से हम लोग स्टेरॉइड प्रदान करते हैं, जो भी स्टेरॉइड दवा है उसको भी नियमित रूप से रोगी को दिया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला है नर्सिंग प्रबंधन, ठीक है। ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीज का हम लोग क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं उसको। पहला है रोगी से दर्द की गंभीरता और स्थान को पूछकर नोट करते हैं। दूसरा है रोगी को दर्द के लिए एनाल्जेसिक प्रदान करते हैं, अगर ज़्यादा दर्द है तो उस स्थिति में एनाल्जेसिक देते हैं। साथ ही रोगी को अन्य दवाइयाँ जो कीमोथेरेपी में शामिल है नियमित रूप से दी जाती हैं। अगला है कैंसर के रोगी में आईवी कैनुला लगाते समय हमेशा दूर वाले भाग से कोशिश करनी चाहिए जिससे बड़ी वेन में रक्तस्राव होने से बचा जा सके। अगला है रोगी के जैविक चिन्ह यानी वाइटल साइन जो होते हैं वह हमेशा नियमित रूप से नोट करने चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के साथ रह रहे हैं वह संक्रामक रोग तथा त्वचीय रोग से ग्रसित न हो, इसका भी देखरेख किया जाता है। साथ ही परिचितों को मास्क लगाने के बाद ही रोगी के पास भेजा जाना चाहिए और रोगी को चल रहे इन्फ्यूजन के समाप्त होने से पूर्व ही नया इन्फ्यूजन सॉल्यूशन हमेशा तैयार रख कर रखना चाहिए, ठीक है। यानी जब भी हम लोग इन्फ्यूजन दें तो उससे पहले, ठीक है, एक नया इन्फ्यूजन भी हम लोग तैयार रखें, जब वो समाप्त हो तो उसको हम तुरंत लगा पाएँ। साथ ही रोगी को इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करके रखना चाहिए। जो भी रोगी को हम लोग दे रहे हैं या जो उससे निकल रहा है पेशाब वगैरह, मल मूत्र वगैरह, उसका भी इनटेक आउटपुट चार्ट में मेंटेन करके रखना चाहिए। साथ ही रोगी को चिकित्सक द्वारा निर्देशित एंटीपायरेटिक दवा का भी प्रदान करना चाहिए। साथ ही ब्लीडिंग साइट को हम लोग कंप्रेस करके यानी बांध के या फिर किसी भी प्रेशर द्वारा उसको रोक के रखना चाहिए। हाइपोक्सीमिया अगर हो तो तुरंत O2 प्रदान करना चाहिए, ठीक है। सांस लेने में अगर तकलीफ हो तो उसे हम लोग हाइपोक्सिया में बोलते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग O2 प्रदान करते हैं।
और किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन की स्थिति में शीघ्रता से नोट करके और तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन यानी जटिलता उत्पन्न हो रहा है या समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसको नोट करके और तुरंत चिकित्सक को यानी डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।